सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आपका एक और जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम करने वाले हैं 22 सितंबर का जनसत्ता विश्लेषण। आइए जानते हैं देश विदेश की अन्य खबरों के बारे में, विभिन्न खबरों के बारे में जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी होंगी। प्रथम प्रश्न हमारे सामने आता है, संसद की लगी मुहर। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करा गया था, जो कि आज राज्यसभा में भी कर दिया गया है। इसमें हमारे की पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे साथियों कि पहली बात, ये कौन सा अमेंडमेंट है? ये 128th अमेंडमेंट है। 128th अमेंडमेंट है। कौन से साल में? 2023 में। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि ये बिल पास होते होते 2029 साल आ जाएगा, क्योंकि भी इस बीच प्रक्रिया में क्या होने वाला है, इस बीच प्रक्रिया में साथियों डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट अपनी फाइनल स्टडीज़ को नहीं सामने रखेगा, तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि कितनी सीटें या कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करी जाएं। तो परिसीमन आयोग को अभी ये कार्य करने में लगेगा समय। तब तक के लिए 2029 तक ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हालांकि ये पारित हो गया है, तो उसमें कोई दुराय नहीं है कि ये कल को होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ये होगा, अभी नहीं होगा, 2029 के आसपास होगा। ये बहुत ही अच्छा रहा। विधेयक फिलहाल 15 साल के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15 साल के लिए महिला आरक्षण, 15 साल के लिए महिला आरक्षण की बात की गई है। राज्यसभा ने संविधान 128 विधेयक 2023 को करीब 10 घंटे चर्चा के बाद गुरुवार देर रात अपनी स्वीकृति दी, जो कि अच्छी बात है। ये परिसीमन आयोग के बाद ही होगा। अगर हम जान लें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में साथियों, थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन कमीशन का बहुत से सांसदों ने विरोध भी करा है कि ये तो आप जानते थे पहले से कि इतनी जल्दी ये अप्लाई नहीं होने वाला है, तो क्या आपने सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया है। हालांकि हम जानते हैं कि इन चीज़ों को होने में समय लगता है। बहुत से एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नई बात निकल के आ रही है कि वैसे ये प्रक्रिया कानूनी रूप में तो 2029 तक ही लागू होगी, मगर अगर राजनीतिक पार्टी चाहें तो आज ही से डे 1 से अपने इंटरनल पार्टी मीटिंग में ये निर्णय ले सकती हैं कि हम आज से जो भी कैंडिडेट्स उतारेंगे उसमें अब प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे महिलाओं को भी उतारा जाए ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा है कि हर पार्टी में 50% कैंडिडेट महिला रहे, 50% कैंडिडेट पुरुष रहें। कितनी अच्छी बात है। ना कोई विधेयक की ज़रूरत है, ना कोई कानून की ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टी आज से प्रयास करें कि अपने हर क्षेत्र में से धीरे धीरे महिला कैंडिडेट्स को आगे उठाएंगी, तो अपने आप हमको किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर ऐसा कभी होने नहीं वाला है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इतनी इच्छा शक्ति देखने को मुश्किल ही मिलता है। हम ये भी जानते हैं साथियों कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का आपका संसद में रिप्रेजेंटेशन यूपी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है, कर्नाटक से भी है। लगभग माना गया है कि 15% से ज़्यादा अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ का। वुमेन रिप्रेजेंटेशन पूरी पार्लियामेंट में सिर्फ 15% का है। यूपी, पश्चिम बंगाल आगे हैं, कर्नाटक जैसे अन्य राज्य भी बहुत लिस्ट में लगे हुए हैं। परिवारों पर कर्ज का बोझ दुगना, बचत आधी। ये खबर बेसिकली अभी हाल ही में एसबीआई अपनी आंतरिक रिपोर्टें निकालता रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत से निकासी का एक बड़ा हिस्सा भौतिक संपत्तियों में चला गया है और 22-23 में इन पर कर्ज भी 8.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। महामारी के दौरान घरेलू ऋण एवं जीडीपी का अनुपात बढ़ा था, लेकिन अब उसमें गिरावट आई है। मार्च 2020 में यह अनुपात 40.7% तक, लेकिन जून 23 में यह घटकर 36.5% पर आ गया है। ये साथियों बेसिकली ये रिपोर्ट अगर हम आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड के बाद से 2020 जो कोविड आया था उसके बाद से स्थितियाँ घर परिवारों को ठीक नहीं चल रही हैं। इस समय सेविंग्स को इस रिपोर्ट के हिसाब से सेविंग्स कम हो रही हैं, 55% भी सेविंग्स हो रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है घरों में। और सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी जो घरों में चल रही है इस समय वो लोन्स की चल रही है। देखिए, बैंक जितने लोन बांटता है उसी डेटा बातें कर रहा है। बैंक ने बताया है कि इस समय खर्चे एक्सपेंडिचर्स जो हैं एजुकेशन के, हेल्थ के, ये ज़्यादा हैं परिवारों में, और जो इनकम है वो इतनी कुछ खास नहीं है। ओवरऑल बचत कम हो रही है। आगे देखते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को कैट के रुख करने की अनुमति दी। ये है क्या साथियों, ये मुद्दा क्या है? असल में दिल्ली का है ये मुद्दा। ठीक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितता के संबंध में सतर्कता निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग, ये असल में लोक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है दिल्ली का, इसके जो अधिकारी थे इन लोग को तलब करा था। इन्फोर्समेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी करा था। 19 जून के जारी नोटिस विभाग में अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण में नियमों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी थी। सतर्कता निदेशालय ने ये सफाई उस रपट के परिप्रेक्ष्य में मांगी थी जिसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कुल 52.71 करोड़ खर्च किए जाने की बात सामने आई है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल क्या कुछ महीने पहले हमारे सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी के मकान के लेके न्यूज़ में बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि उनके मकान को पूरा रिफर्बिश रेनोवेशन कराने में 52.71 करोड़ रुपए लगा दिए गए। 1 करोड़ का तो पर्दे लगे हैं। इसलिए जितने अधिकारी थे इन पर जांच बिठाई गई, जांच बिठा के इन सबको तलब करा गया। तो ये हालांकि कोर्ट भी गए बाद में कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हम तो वही करते हैं जो हमको कहा जाता है। मगर अब देखिए न्याय प्रक्रिया रहेगी, अधिकारियों के ही साइन है तो अधिकारियों को ही पूछा जाएगा। अभी हाईकोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि वो कैट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपनी बात रख सकें। ठीक है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताता है कि कहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी सेवा विवाद के संबंध में सबसे पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं इनको ट्राइब्यूनल जो है कैट, यहाँ पे जाने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है। खंडपीठ ने कहा है कि इसलिए एकल न्यायाधीश के समक्ष पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की रिट याचिका सुनवाई योग्य बिल्कुल भी नहीं थी और इसे यही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। आ कहते हैं ये खबर है निजता का कवच, डेटा प्रोटेक्शन को लेके इस साल कानून भी लाया गया, उसको लेके ये आपका एक आर्टिकल है। इसमें बात करी गई है हमारे सामने एज गेटिंग के बारे में। एज गेटिंग, जी हाँ, एज गेटिंग के बारे में। अब जिस तरह डिजिटल व्यवस्थाओं पर निर्भरता बढ़ती गई है उसमें व्यक्तिगत ब्यूरो की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। मतलब जितनी भी प्राइवेट आपके एंटिटीज़ हैं, इसके मद्देनजर सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित करा था, हम जानते हैं। ठीक है। हालांकि इसे लागू करने की एक जटिल प्रक्रिया है, मगर अब सरकार ने धीरे धीरे इस नियमों को लागू करने की तैयारी कर ली है। ठीक है। सरकार ने कहा है कि कंपनियों को डेटा संरक्षण संबंधी अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 1 साल का समय दिया जा सकता है। केवल एज गेटिंग में इन नियमों को लागू करने में कुछ अधिक समय लग सकता है। एज गेटिंग व्यवस्था है जिसमें डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले लोग ऑनलाइन कोई विवरण भरते हैं तो उनके व्यक्तिगत ब्यौरे वहाँ दर्ज हो जाते हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को काफ़ी कठोर बनाया गया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर 250 करोड़, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी आपका डेटा ज़बरदस्ती बेचती है, ज़बरदस्ती केयरलेसली उससे डीलिंग करती है, तो भाई साहब उनको अपने खाते में 250 करोड़ रुपए रिजर्व रखने पड़ेंगे सरकार को देने के लिए। ठीक है। डिजिटल व्यक्तिगत ब्यूरो के दुरुपयोग की शिकायतों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोगों की निजता की सुरक्षा के उपाय तलाशे ही जाने चाहिए। उससे करीब 6 साल बाद ये कानून अस्तित्व में आ पाए और अब इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल तमाम विभागों और लोगों के जीवन से जुड़े जरूरी कामों को डिजिटल व्यवस्था में जोड़ने पर इसलिए जोर दिया गया है कि कामकाज में आसानी हो। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे डिजिटल सेंधमार्ग प्रक्रिया सक्रिय हो उठे और लोग क्योंकि व्यक्तिगत ब्यूरो चलाने लगे। ठीक है ना। मतलब जानते हैं डेटा चोरी होना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को लेके छोड़िए इसको। अनजाने ग्रह, देखिए ये आर्टिकल कुछ खास नहीं है। हाल ही में जानते हैं मेक्सिको में कुछ बहुत पुरानी एंशियंट एलियंस की बॉडी डिस्प्ले करी गई थी। और एलियंस एलियंस देखो ऐसे होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, काली काली आंखें। ठीक है। ये एंटीना होता है सिग्नल रिसीव करने के लिए।
ठीक है। और ये कहाँ पे हैं? ये एरिया 51 में इस समय रहते हैं, इनका निवास है। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। एलियंस बेसिकली गैर इंसानी जीव होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है। एलियंस के वजूद का संकेत करते मेक्सिको की संसद में दिखाए गए मम्मीकृत शव 1800 साल पुराने हैं, जिन्हें जेमी मासन नाम के एक विवादित मेक्सिको पत्रकार ने 6 साल पहले 17 में पेरू के क्रुस्को से खोज निकालने का दावा किया था। ये बेसिकली वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आपके यूएफओ सर्वेयस्ट होते हैं। इनका काम ही ये होता है कि यूएफओ को सर्च करना, एलियंस के बारे में किताबें लिखना। तो ऐसे रोमांचक लोग होते हैं। तो उनमें से एक आपके और कोई नहीं, जेमी मेसन है। जेमी मेसन, इन्होंने भी ऐसे ये काम करा। और जेमी मेसन जी ने 2017 में एलियंस के मम्मी क्या होती है? मम्मी बेसिकली जो जानते हैं ना, इजिप्ट में राजाओं की बॉडी को प्रिजर्व करके पिरामिड के नीचे रख देते थे, है ना, कॉफिन में। तो वो मम्मीफाई करनी बॉडी मिली थी इनको, एलियंस की। तो इसी को लेके आर्टिकल दे रहा, कुछ खास नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये कभी ऊपर से छेड़ेगा नहीं। ठीक है। अब इसको लेके जो चर्चा होती है, हम जानते हैं यूएफओज होते हैं, ये जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है। इवन यूएस में भी, यूएसए में कई बार इनको देखा गया है। ये आर्टिकल इसलिए कुछ खास नहीं है, रोमांचक आर्टिकल है, अच्छा लगा मेरे को। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं बेसिकली, ब्रह्मांड में हम ही लोग नहीं हैं, ब्रह्मांड में और प्रजातियाँ भी मौजूद हैं। हमसे शायद मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर शायद कुछ ना कुछ दूरी ऐसी बनी हुई है कि उनका हमारा कोई भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है। हैसियत का भंवरजाल, ये बहुत ही अच्छा लेख था, मुझे अच्छा लगा। वर्तमान समय में समाज ऊंची हैसियत या रसूख से जुड़े प्रतीकों का स्टेटस सिंबल और स्टेटस टैग के अंधाधुन पथ पर सरपट भाग रहा है। यह ऐसा दौर है जिसमें पूरी पीढ़ी इसके प्रभाव और दबाव में है। अभिभावक की भावना पर इच्छा का भार वर्तमान पीढ़ी पर ज़्यादा हो गया। अभिभावक की सफलता और वंचित लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भार जब बच्चों पर आता है, तब उनके सपने टूट जाते हैं। बच्चों के साथ अभिभावक के संबंध खराब होने लगते हैं। ये रसूख का ऐसा दबाव है कि नौनिहालों की पूरी पीढ़ी इसके नीचे दब जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने पेरेंट्स के सपने या उनके अधूरे सपनों को पूरे करने में कहीं ना कहीं युवा हमारे खो गए हैं। सामान्य तौर पर बच्चों को अपने अभिभावक से प्यार और श्रद्धा होती है, इसलिए वह उनकी उम्मीदों के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो यही लेख में लिखा हुआ है बेसिकली, कैसे हमें समाज के भौतिकतावादी जीवन से दूर रह के कुछ अच्छा करना चाहिए और जो चीज़ करने में हमको मज़ा आए। आज बाजारवादी व्यवस्था ने वर्तमान समय में असंख्य उत्पादों से दुनिया को भर लिया है। ऐसे खगोलीकरण के अवसर में समूची दुनिया के लोग, समाज और उनकी संस्कृति में भेड़चाल की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब दुनिया में एकमात्र उपभोक्ता का समाज है जो उत्पादन का उपयोग करता है। व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण हमारी जनशक्ति नहीं, बल्कि हम क्रय शक्ति करती है। ज्ञान शक्ति, देखिए इस समय क्या हो रहा है, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा, बेसिकली मनी की वैल्यू है। पैसे और पैदा के आलोक में प्रतिष्ठा को सोपान तय होता है। पैसे और प्रतिष्ठा के आलोक में आगे आते हैं। यहीं पे हमने जाना कि कैसे भारतीय मेडिकल छात्रों की विदेश में चिकित्सा सेवा की राह हुई आसान। ये भारत सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो एनएमसी है, कोई विश्व चिकित्सा शिक्षा संघ ने अपनी मान्यता दे दी है। जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसको ना ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल चुका है। ऑफिशियली ये अंतर्राष्ट्रीय ये अपनी जो WFME है, इसने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी है इसको। भारत में चिकित्सा शिक्षा विषय में स्नातक करने वाले छात्रों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में इलाज या परास्नातक करने की आसानी होगी, क्योंकि वे भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद एनएमसी की विश्व चिकित्सा शिक्षा संघ ने अपनी मान्यता दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा समय में एनएमसी द्वारा विनियमित 706 चिकित्सा महाविद्यालय अब WFME मान्यता प्राप्त होंगे।
देखो 706 हॉस्पिटल्स जो हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इसमें एलिजिबल हैं, लिस्टेड भी हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स हमारे बाहर पढ़ाई करने सकते हैं, वैसे भी जाते हैं और अच्छी थी जा पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी उन लोग को एडमिशन देने में। बाकी भारत और सिंगापुर के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है उसे सिम्बैक्स कहते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। ये इसका 13th एडिशन है, 30वां एडिशन है। ये इंडियन ओशन में हो रहा है। वहाँ की सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर ये अभ्यास करा है। और इसमें पनडुब्बी या आपके तमाम प्रकार के नेवी से संबंधित युद्धपोत वगैरह सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 30th एडिशन है। कब से कब तक हो रहा है? ये 21 से 27 तक हो रहा है। ये ध्यान रखना कब से कब तक हो रहा है, यह ज़रूरी है। ये 21 से 27 तक होगा युद्ध अभ्यास, सितंबर में। 2 चरणों में होगा, 21 से 24 पहला फेस होगा और 24 से 27 दूसरा फेस होगा, तो 2 फेस में होगा, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा गया है मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे करा गया है? आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करा गया, कहाँ पे करा गया है? मध्य प्रदेश में करा गया है, मध्य प्रदेश में करा गया है, मध्य प्रदेश में करा गया है। 108 फुट ऊंची। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।